हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए कैप्सूल क्लास के साथ में। जो बच्चे भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, ये कैप्सूल क्लासेस वो क्लासेस हैं जो आखिरी में आप एक कैप्सूल खाना और पेपर में आराम से पास हो जाना। क्या मतलब? इन कैप्सूल क्लासेस में केवल वही क्वेश्चंस कराएंगे जो बार बार पेपर में रिपीट होते रहे हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हो, चलो शुरू करते हैं पहले कैप्सूल क्लास के साथ में। आज हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत बार बहुत तरीके से आया हुआ है, आइए समझाते हैं आपको। हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। थोड़ी सी वीडियोस ये बड़ी हो रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको देखने में मजा आ रहा होगा भैया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है, HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। भैया जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, समझो, यानी जो HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी ये जो उबलने का तरीका है, वो HCl से ज्यादा है। क्यों, ये आपको बताना है। तो भैया जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आए या फिर इस तरीके के आए कि भैया जो HF है, अब ध्यान से समझना, जो HF है वो लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो HCl है वो गैस है। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तब आप क्या करोगे? या फिर आपसे कहे कि भैया मान लिया जो H2O यानी पानी है, ये पानी यार द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन मेरे भाई जो H2S यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये द्रव अवस्था में नहीं है, ये तो गैस है यार। ऐसा क्यों? इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए, इन सब का जवाब एक ही होता है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीजों को पास लाएगी। भैया जब कोई बॉन्ड नहीं है तो आदमी आवारा बन के घूम रहा है, गांव वाली भाषा में कहे तो छुट्टा सांड बन के घूम रहा है, गैसियस फॉर्म में अंधाधुंध अणुगति कर रहे हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोगों को पास ले आती है, और जब पास आएंगे अणु तो गैस से काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे भैया। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? शॉर्ट में अगर हम आपको बताएं तो जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है भैया, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से प्लस होता है, फ्लोरीन के ऊपर आंशिक रूप से माइनस होता है। ऐसे ही अगर एक और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो तो इसके ऊपर आंशिक रूप से प्लस, इनके ऊपर आंशिक रूप से माइनस। भैया सीधी सी बात है, क्योंकि फ्लोरीन पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, सबसे बड़ा भिखारी कौन है? फ्लोरीन। तो ये नेगेटिविटी दिखाएगा, ये नेगेटिविटी दिखाएगा तो ये पॉजिटिविटी दिखाएगा। अब जब दो आदमी ऐसे हैं तो हमेशा पता है भैया, लड़का हमेशा लड़की की तरफ देखता रहता है। क्यों? क्योंकि प्लस वाला हमेशा माइनस वाले की तरफ आकर्षित होता है। तो प्लस और माइनस के बीच में एक आकर्षण बनेगा, एक अट्रैक्शन बनेगा जो बहुत कमजोर होगा, लेकिन फिर भी बनेगा ना। तो इस कमजोर अट्रैक्शन को ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं भैया। ठीक है, यानी सरल भाषा में कहें, अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि एज अ मास्टर भैया जो आपके लीगल रिलेशन है वो तो भैया पूरे बॉन्ड यहां पे दिखाई दे रहा है, जो इनलीगल रिलेशन है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, यानी सरल भाषा में जब एक बॉन्ड का पॉजिटिव वाला व्यक्ति, हाइड्रोजन भी होना चाहिए उसमें, देखो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो जो भैया नेगेटिव वाला व्यक्ति है, हाइड्रोजन के साथ में एक वीक फोर्स से जुड़ा होता है, कमजोर फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमने यही लिखा है यहां पर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये सवाल 3 नंबर में आया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। भैया दूर दूर कण गति कर रहे थे, लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो सब पास आना शुरू हुए। जब वो पास आते हैं जिससे इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण HF जो है वो लिक्विड है, परंतु HCl है, HBr है, HI है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। अतः ये सारे के सारे क्या होते हैं? गैस होते हैं। समझो भैया, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन देखो, एक बार ये भी आया हुआ था, तो हमने यहीं पे समझा दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही जो H2O है वो लिक्विड है, परंतु जो H2S है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, आता ये गैस है। यानी कोई भी वो चीज, ध्यान से समझना, कोई भी वो चीज जिसमें मेरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, ये बॉन्ड अणुओं को पास लेके आएगा। पास लेके आएगा इसका मतलब क्या होगा भैया? वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वो सारे के सारे गैस स्टेट में होंगे। तो इस तरीके का सवाल आएगा, जो भी आपको लिक्विड स्टेट में कहे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा भैया। ठीक है, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
जिन लोगों ने भी कोर्स में एनरोल किया है, यहीं पर अलग से एक फोल्डर बन जाएगा, उसमें लिख जाएगा कैप्सूल क्लासेस। एक तेज रिवीजन के लिए आप इन वीडियोस को विद पीडीएफ यहीं पर देख पाओगे एप्लीकेशन पे। अगर ये कैप्सूल क्लासेस आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो भैया इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से पढ़ना बैठ के भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है वो क्या है समझो। क्वेश्चन है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहले तो सर जी ये बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है आयनन विभव। समझो भैया, दो शब्द होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को भैया बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो निकालने में भैया जो ऊर्जा का खेल होगा उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को समझा करो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं भैया, ठीक। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है नाइट्रोजन का, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा क्यों होता है। भैया आप फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर हो, हमने ऑफ-बाउ का नियम यहां पे पढ़ाया भी और नहीं भी पढ़ाया है तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो 2 मिनट में देख लेंगे। देखो भैया, इसके लिए हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास बनाना पड़ेगा। देखो भैया, हमने नाइट्रोजन का सबसे पहले विन्यास बनाया। देखो, विन्यास बनाने के लिए ऑफ-बाउ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। हमने आपको गाना याद करवाया था भैया, आज से ही पहली वीडियो आपको मिलेगी, शॉर्ट वीडियो की बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, देखते रहना भैया। ये सब उसमें सिखाएंगे, कैसे विन्यास बनेगा, क्या क्या होगा, सब कुछ भैया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का विन्यास कैसे बनता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक। गिन लो जरा, 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कैसे बनता है, 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं, ठीक। अब सभी को पता है जो s ऑर्बिटल होता है उस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक डब्बा बनता है, इस डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही जो p ऑर्बिटल होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन टोटल आ सकते हैं, 6 का मतलब 3 डब्बे बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भैया, ठीक है। समझते हो चलना। तो यहां देखो p है तो p में डब्बे 3 बनते हैं भैया, ठीक। p में 3 डब्बे बनते हैं, देखो 3 डब्बे बना दिए। लेकिन क्या यहां पर p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, नहीं है। कितने हैं, 3 हैं। तो भैया जब अगर 3 आदमी खाने वाले हैं तो ऐसा तो है नहीं एक ही को 3 दे दोगे, तो सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहां पर p में 4 हैं तो 1 2 3 और चौथा वाला एंटी क्लॉक आएगा। अब इसका क्या मतलब है समझो। हुंड ने कहा, हुंड एक आदमी है, हुंड ने कहा कि भैया एक डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक सीधा भरा जाएगा जिसे क्लॉक कहेंगे, एक उल्टा भरा जाएगा जिसे एंटी क्लॉक कहेंगे। ध्यान से मेरी बातों को समझो। देखो भैया, अब हुंड ने यह भी कहा कि अगर कोई डब्बा पूरा भरा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, आधा भरा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, या कतई खाली होगा तब भी स्टेबल होगा। अब यहां समझो भैया, p में कितने, हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हर डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 1, ठीक। इसका मतलब ये पूरा तो नहीं भरा हुआ है लेकिन ये आधा भरा हुआ है। इनका देखोगे तो भैया इनका क्या है, इनका ना तो सब में पूरे 2-2 भरे हुए हैं, ना तो सब में 1-1 है, यानी ना तो ये पूरे भरे हैं, ना आधे भरे हैं, ना घर के हैं, ना घाट के हैं। इसका मतलब इनकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू हुंड, क्योंकि हुंड ने कहा या तो पूरा भरा हो, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आधा भरा हो यानी सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो भैया, ठीक है। तो यही इसका जवाब है। क्या जवाब है कि भैया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड होता है, इसमें आधे डब्बे भरे और हाफ फिल्ड होने के कारण ऑक्सीजन से मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी है, जिस कारण नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। यानी हमने आपको क्या बताया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालना हो। जब ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो ये कहेगा हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, नहीं देंगे तो ज्यादा दम लगानी पड़ेगी। देव कैसे ने तुम्हारी ऐसी तैसी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा दम लगानी पड़ेगी, और ज्यादा दम का मतलब ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। वही तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है कि कितनी ताकत लगा रहा हो, वही तो पोटेंशियल का मतलब क्या, औकात दिखाओ अपनी। यानी इसी वजह से इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा, अधिक कठिन होता है, तथा नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भैया, ठीक है।
कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बता देना और उसके ऊपर हम शॉर्ट में वीडियो बना के आपको समझा देंगे भैया, ठीक है। प्रूव दैट, देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ध्यान से समझो। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री है उसमें एक यूनिट कंप्यूटर भी है, एक यूनिट मैथमेटिकल केमिस्ट्री भी है, तो एक मैथ से रिलेटेड सवाल आया हुआ है, आसानी से समझो। 2 नंबर में आया था कि log 12 का मान log 3 प्लस log 4 के बराबर होता है, ये सिद्ध करो भैया, ठीक है। बहुत आसानी से सिद्ध कर देंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हमने कहा कि भैया चूंकि हम लोग जो 12 है, 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, क्या लिख सकते हैं, 4 तियां 12 होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों तरफ हम लोग log ले लेंगे क्योंकि हमें ये प्रूव करना है, ठीक। तो दोनों तरफ हमने log ले लिया, अप्लाई log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लिया तो इधर log 12 आ जाएगा, इधर log 3 गुणे 4 आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। ये सर जी मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है भैया जरा समझना, अगर आपके पास बायोलॉजी है तो ध्यान से समझना। सुनो, अगर कहीं भी log के संग में m गुणे n चल रहा है, यानी मल्टीप्लाई में 2 चीजें चल रही हैं, तो जब ये फार्मूला खुलता है तो ये हो जाता है log m प्लस का log n, यानी दोनों के पास log पहुंच जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो हमने लिख के दिखाया कि मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब है कि log 3 गुणे 4 को हम लिख सकते हैं log 3 प्लस log 4, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे लिख देंगे, यानी इधर log 12 आ जाएगा, log 3 गुणे 4 की जगह पे हम लिख देंगे log 3 प्लस log 4, अतः ये सिद्ध हो जाएगा कि log 12 का जो मान है वो log 3 प्लस log 4 के बराबर है। इस तरीके से आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। ये कंप्यूटर वाले चैप्टर्स है, ये जितने चैप्टर्स में हम क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं, जितने कैप्सूल क्लासेस आपको देंगे, कोशिश करेंगे थोड़े बड़े हों, ज्यादा क्वेश्चंस कवर करें, और ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। पेपर आते आते आपको पेपर एनालिसिस देंगे। जितने भी लोग कोर्स लेके बैठे हो टेंशन मत लो, भरोसा रखो, 14 साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देंगे, इकट्ठा कर करके माहौल बना देंगे यार। मतलब कई बार बच्चा कहता है कि सर जी मजा नहीं आ रहा, अबे मजा अगर नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाना बेकार है यार, सबर तो रखो। देखो अगर ना 75 में 75 का करके आओ यार, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, बचपन में पढ़ाया जाता भैया कंप्यूटर का दिमाग, तो अपनी पास से लिख दो, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, हमने लिख दिया। यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, जो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, जो भी गणनाएं होंगी कैलकुलेशंस को करेगा, डेटा को प्रोसेस, जितना भी डेटा प्रोसेस होगा कि कंप्यूटर में हमने कोई कमांड दिया, सीपीयू में डिटेल पहुंची, वहां पे डेटा की प्रोसेसिंग हुई। अच्छा, डेटा और डाटा में क्या फर्क है, एक ही चीज है, डाटा हिंदी का शब्द है, डेटा इंग्लिश का शब्द है भैया, ठीक है। तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, यानी ओवरऑल ये कंप्यूटर का दिमाग है, मेन पार्ट है, यही डेटा को प्रोसेस करेगा, यही कैलकुलेशन करेगा और यही सभी पार्ट्स को कैलकुलेट करेगा। सीपीयू के अगर हम लोग मेन पार्ट्स की बात करें तो 2 पार्ट ही मेन होते हैं, तीसरा भी ठीक हमने लिख दिया है। पहला पार्ट क्या है, एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जितनी भी कैलकुलेशन होंगी, एडिशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जितना भी लॉजिकल काम होगा सब एएलयू वाला पार्ट करेगा। कंट्रोल यूनिट इसका मेन पार्ट होगा, ये कंप्यूटर के जितने भी जो भी कीबोर्ड, माउस आउस जो भी है उन सबको इंस्ट्रक्शंस देगा, तो यही कंट्रोल करेगा, पूरा कंट्रोल इसके हाथ में होगा। और तीसरा रजिस्टर्स, मतलब जो भी छोटी छोटी मेमोरी, छोटा छोटा डेटा सेव होगा, ये छोटे फास्ट मेमोरी स्पेस होते हैं जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं, छोटे छोटे डेटा सेव वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होता है भैया, ठीक है। 2 पार्ट ही मेन है, एक कौन सा है, सीयू है, एक कौन सा है, एएलयू। फंक्शंस की बात करें तो डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन जो भी दिए जाएंगे उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। आपने भैया लिखा कंट्रोल सी तो ये कॉपी करवाएगा। इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस होते हैं उन्हें कंट्रोल करेगा। ओवरऑल अगर बात करेगा 2 नंबर में सीपीयू आ रहा है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके मेन पार्ट क्या है, एएलयू है, सीयू है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या होगा, लॉजिक पता चलेगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यही इसके उपयोग है। तो अपनी तरीके से भी चीजों को लिखो भैया, जरूरी नहीं हमेशा लट्टू तोता बन के वैसे ही जाके चीजों को करोगे, समझ रहे हो भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट। लो डाइपोल मूवमेंट ऐसे चुटकियों में समझा देंगे। यहां देखो, मान लिया एक हम डायग्राम बना रहे हैं, आप भी बना सकते हो भैया। यहां पे माइनस क्यू आवेश ले लिया, यहां पे प्लस क्यू आवेश ले लिया, दोनों के बीच की दूरी मान ले रहे 12 है भैया, ठीक है। देखो अब देखो, दोनों आवेश तो सेम है, चार्ज दोनों सेम है। यहां पे चार्ज कितना है, क्यू, यहां पे भी चार्ज कितना है, क्यू, दोनों चार्ज सेम है, लेकिन टेंडेंसी अलग है, नेचर अलग है, प्रकृति अलग है। ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। बीच की दूरी कितनी है, 12, यानी जब 2 सेम, देखो दोनों क्यू हैं, यानी जब 2 सेम लेकिन अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, जब 2 सेम लेकिन अपोजिट चार्ज एक दूसरे से 12 मीटर की डिस्टेंस पर होते हैं, तब हम लोग इसे डाइपोल कहते हैं। और अगर इस चार्ज और इस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कह देते हैं भैया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, जरा देखिए।
जब दो सेम यानी Q दोनों आवेश सेम है परंतु अपोजिट चार्ज, ठीक है, लेकिन चार्ज एक प्लस है एक माइनस है, एक दूसरे से 12 मीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं तब उसे डाइपोल कहते हैं, तथा चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी चार्ज मतलब Q, डिस्टेंस मतलब 12, दोनों का प्रोडक्ट तो P से लिख देंगे या फिर म्यू से भी लिख देते हैं, इसे हम लोग कहेंगे डाइपोल मोमेंट। फार्मूला लिख दिया, P बराबर Q इंटू 12। Q क्या है भैया? चार्ज है। D क्या है? डिस्टेंस है, या फिर 12 क्या है? डिस्टेंस है, और P डाइपोल मोमेंट है। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक डेबी होता है, या फिर डेबी का मतलब कूलाम मीटर में नापेंगे तो एक डेबी बराबर होता है, ये काम में आएगा आपका 3.336 गुणे 10 की घात माइनस के 30 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर क्यों कह रहे हैं जरा समझो। Q माने आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर, या इसी को हम लोग डेबी भी कह देते हैं। तो एक डेबी का मान लगभग इतना होता है। ये भी 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया क्या होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद लैटिस एनर्जी क्या होती है, ध्यान से समझो। जितने भी ठोस होते हैं, मजा आ रहा हो तो कॉमेंट करके बताना भैया, ठीक है। बड़ा जल्दी जल्दी लेके आएंगे वीडियो, केवल केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी बनाएंगे यार कैप्सूल क्लासेस। हमें मजा आता है यार पढ़ाने में, बहुत मौज आती है, खुद भी मौज लेते हैं और आपको भी मौज लेते हैं। लैटिस एनर्जी क्या होती है? देखो, जितने भी ठोस होते हैं उन ठोस का जो क्रिस्टल होता है उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जैसे नमक का क्रिस्टल क्या होता है? NaCl। समझना भैया, नमक का क्रिस्टल क्या होता है? नमक का क्रिस्टल होता है NaCl। तो ये NaCl जब बनेगा तो एनर्जी तो भैया जुगाड़ करनी पड़ेगी ना, उसे ही हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। समझो, ये NaCl कैसे बना होगा? जब एक Na पॉजिटिव आयन एक Cl नेगेटिव आयन आपस में मिले होंगे तो इसे हम लोगों ने कहा होगा भैया कि प्लस और माइनस मिला तो NaCl बना, तो यही लिखा है। जब एक मोल कैटाइन यानी एक प्लस वाला, एक मोल एनाइन यानी एक माइनस वाला आपस में मिलकर आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी आपस में मिलकर जब ठोस बनाते हैं, तब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना आसान है। Na पॉजिटिव, समझो भैया, ये कौन है? Na पॉजिटिव गैसियत स्टेट में, कैटाइन यानी प्लस है, Cl नेगेटिव यानी माइनस है, दोनों मिले क्या बना? NaCl। ये देखो नमक बना, संग में क्या निकली? ऊर्जा। ये ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? लैटिस एनर्जी। यानी सरल भाषा में जब एक प्लस और एक माइनस मिलता है, काश तुम प्लस होती, काश मैं माइनस होता, दोनों मिलते आयनिक सॉलिड बनाते। कितना मजेदार है। जो एनर्जी निकलती, हमारा बच्चा क्या कहलाता? लैटिस एनर्जी कहलाता। आओ लो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, ठीक है। अब इस लैटिस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करोगे? लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न और हैबर 2 आदमी हैं, इन्होंने अपना एक साइकिल, एक चक्र दिया, बॉर्न हैबर साइकिल कहलाया। क्या होता है समझो। NaCl सॉलिड की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बॉर्न हैबर ने एक साइकिल प्रस्तुत किया। ये वो साइकिल है। क्या होता है समझो भैया, सीधी सीधी बात करी जाए तो देखो Na क्या है? NaS का मतलब ठोस अवस्था में है। ध्यान से समझना भैया, Na ठोस अवस्था में है, Cl2 क्लोरीन गैस है, ठीक। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो कुछ Q ऊर्जा वगैरह चाहिए है और NaCl यानी ठोस बन जा रहा है। लेकिन ये सीधी रिएक्शन दिख रही है कि Na ठोस है, क्लोरीन गैस है। अब ठोस की गैस से रिएक्शन कैसे कराओगे? तो ये असलियत में रिएक्शन डायरेक्ट हुई ही नहीं है, इसके पीछे कुछ प्रोसेस है। समझो भैया, सबसे पहले जो Na ठोस है, इस Na को गैस में बदलना पड़ेगा। तो ठोस को गैस में बदलने की जो एनर्जी होती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। तो भैया ये ठोस जो है, ये देखो प्लस S का मतलब सब्लिमेशन एनर्जी हमने लगाई और ठोस कन्वर्ट हो गया गैस में, ठीक। फिर अभी बताया जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो हमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी Ip चाहिए हुआ, ठीक। जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इनके ऊपर क्या आ गया? Na पॉजिटिव हो जाएंगे, तो Na प्लस बन गया गैसियस स्टेट में। यानी सरल भाषा में प्रकृति में जो सोडियम होता है, जो Na होता है, वो ठोस स्टेट में होता है। उस ठोस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे काहे में? गैस में। उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी कहलाएगी वो, ठीक। जितनी एनर्जी लगे भैया तुम कन्वर्ट हो जाओ गैस में। फिर इससे आयन निकालेंगे तो उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। ऐसे ही जो क्लोरीन गैस है, अब ये Cl2 है ना, हमें तो एक ही क्लोरीन चाहिए है, तो यहाँ पे 1/2D में जो D है ये डिसोसिएशन एनर्जी है। दोनों क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्लोरीन अलग होगा। ये देखो क्लोरीन अलग हो गया गैस की फॉर्म में। अब क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इनने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इनने इलेक्ट्रॉन लिया है। लेने की जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। निकालने वाली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेने वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये भैया Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके ऊपर माइनस आ गया, ठीक। जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? NaCl बन जाएगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे ही हम लोग कहेंगे भैया लैटिस एनर्जी। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक आदमी हेस था,
हेस ने कहा कि चाहे क्रिया एक पद में हो, देखो भैया डायरेक्ट एक स्टेप में ऊर्जा कितनी है Q, चाहे कई पदों में हो, मल्टी स्टेप में हो, हमेशा ऊर्जा का मान बराबर होता है। जैसे यहां 10 बच्चे बैठे हों, हम डायरेक्ट एक पद में जाके बच्चे को चाय दे दें या 10 एक इसे दें इसे दें इसे, तब भी चाय तो उतनी ही पहुंचेगी ना। तो चाहे एक स्टेप में हो चाहे कई स्टेप में हो, एनर्जी हमेशा सेम रहती है। तो इन्होंने कहा इन सब एनर्जी को हम लोग इकट्ठा करके लिख सकते हैं। यह साइकिल हेज लॉ पर काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, रिएक्शन की जो हीट चेंज है वो सेम रहेगी। तो भैया एक स्टेप में जब हुई, ये देखो एक स्टेप में हुई तो एनर्जी कितनी थी Q, मल्टी स्टेप में ये सारी थी, तो देखो भैया एक स्टेप में Q जो एनर्जी है वो बाकी कई स्टेप में सबको जोड़ लो उसके बराबर होगी। तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में है, क्योंकि भैया सब्लिमेशन मतलब ऊर्जा दी है ना। IP प्लस में है, डिसोसिएशन प्लस में है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में उल्टा है भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हैं ले रहे हैं तो माइनस में है, क्योंकि भैया एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ऐसे लैटिस एनर्जी निकल रही है तो माइनस में है। जहां ऊर्जा दे रहे हैं वहां प्लस में ले लिया, जहां ऊर्जा निकल रही है वो माइनस में ले लिया। सारी ऊर्जा को जोड़ेंगे कई स्टेप वाली, तो जो सिंगल स्टेप वाली, ये जितने स्टेप हैं इन सबको जोड़ोगे तो ये सिंगल स्टेप वाली के बराबर होगी। यही हेस का नियम है भैया, ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से अननोन एनर्जी को कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। इनमें से जो एनर्जी आपके पास नहीं है बाकी के मान रखो और कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। हमने लिख भी दिया है। Q क्या है? Q टोटल हीट चेंज है, चार्ज नहीं है चेंज है। जो टोटल हीट चेंज हो रही है कि जब Na सॉलिड और क्लोरीन गैस से NaCl के फॉर्मेशन में होने वाला टोटल हीट चेंज, यानी अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन करा रहे हो तो Na और Cl2 के बाद में जो टोटल हीट चेंज हो रहा है सिंगल स्टेप में वो Q है भैया, ठीक है। S क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी है। सब्लिमेशन क्या करेगा भैया? सब्लिमेशन ने क्या किया था बताओ, तुम लोग बताओ। सब्लिमेशन ने क्या किया? ठोस को गैस में कन्वर्ट कर दिया भैया, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा? गैस को आयन में कन्वर्ट कर देगा। Cl2 में D क्या करेगा? डिसोसिएशन एनर्जी, क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ेगा और सिंगल क्लोरीन बचाएगा। E क्या करेगा? E भैया इसे क्लोरीन आयन में कन्वर्ट करेगा। लैटिस एनर्जी क्या करेगा? दोनों की सहायता से आयन से NaCl को बनाएगा भैया, ठीक है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? वो हीट है, वो रिलीज होती है जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पे मिलने पर भैया, ठीक है। ये बॉर्नहाइमर साइकिल है। ये पूरी PDF, ठीक है, हम आपको अभी दे रहे हैं टेलीग्राम पे, अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन पे एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है जिसमें लगभग 50+ वीडियोस आपको मिलेंगी, 40+ बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपलोड कर दी हैं। ये जो कैप्सूल क्लासेस बना रहे हैं ये भी वहीं पर मिलेंगे। पेपर एनालिसिस, पेपर कैसे लिखते हैं, जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे वहां पर वीडियोस अपडेट होती रहेंगी। जिन लोगों ने भी कोई भी कोर्स लिया है, हम यही हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाया ही है, पहली बार इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लगातार उसमें लगे हुए हैं अच्छे कंटेंट को बनाने में। तो भरोसे को बना के रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो चेक कर लेना। वरना 9 बजे हम आपको वीडियो दे रहे हैं अलग अलग सेमेस्टर के कैप्सूल क्लासेस, और ये सारे वो हैं। इसी बहाने पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल छोटे से कैप्सूल कोर्स में हो जाएगी। तो अगर भैया अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना। जल्द ही अगले कैप्सूल क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।